तो नारायण देखो, आज का जो हमारा एक विशेष टॉपिक है, स्पेशल चैप्टर है या टॉपिक कह सकते हो, जो है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन आखिर क्या होता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है कि देखो, जो भी बायोलॉजी में चीजें बनाई गई हैं उन सभी का कोई ना कोई क्या है, एक रीजन है। बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर ब्रीदिंग कर रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई क्या है, काम है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ब्रीदिंग जरूरी नहीं होता तो करते ही नहीं। क्योंकि देखो, जो हमारे पास लाइफ है ना, इसमें टाइम लिमिटेड है और काम अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड टाइम में अगर अनलिमिटेड काम को करना है तो जो भी जरूरी चीजें हैं उन सबको छोड़कर जो बहुत ज़्यादा जरूरी है सिर्फ उन्हीं कामों पर हम लोग क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो हमारे बॉडी में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। रिस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सेल्स कॉन्टिन्यूसली मर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सेल बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऐसा हो रहा है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो काम हैं हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो क्या सब काम जरूरी है क्या? तो हाँ जी, सब काम जरूरी है। और वैसे ही जो हमारा ये रिस्पिरेशन है ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या होता है रिस्पिरेशन? देखो, अगर यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, अगर हम इसको उठाते हैं तो हमने एक फिजिकल वर्क किया। हमने क्या किया, काम किया, समझे? केमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। तो चूंकि हम तो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो पहले आसान भाषा में ये समझेंगे कि जो रिस्पिरेशन है हमारा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन क्या हमारा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आखिर इस रिस्पिरेशन में होता क्या है? हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बहुत कुछ हम लोग खाते हैं। इवन जो चीज़ें नहीं खाने वाली हैं उन चीज़ों को भी क्या करते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जो फूड है, फूड का मतलब है हमारा कि फूड के फॉर्म में हम ले रहे हैं ग्लूकोज। फूड का यहाँ पे मतलब होता है ग्लूकोज होता है, ठीक। और फूड को हम लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं। फूड को हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब खाना छिपा में रखा हुआ है, हमने उठाया और खाया। फूड का हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि देख तो कहेंगे कि अगर नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी कि जो फूड है, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। कौन ले रहा है? फूड से एनर्जी बनाते हैं हमारे सेल्स। कौन बनाते हैं? हमारे सेल्स बनाते हैं। सेल्स क्या है? क्या सेल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? हाँ बिल्कुल, जो हमारा सेल है, सेल ही बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ है। सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेल से छोटा मतलब अब उसका भगवान ही मालिक है, समझे? तो देखो, फूड्स का यूज करके जो सेल है क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। यानी कि फूड में पहले से एनर्जी था, फूड में कुछ प्रेजेंट था जिसका सेल ने क्या बनाया, एनर्जी बनाया। जब मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, अब ध्यान समझेंगे, जो ये एनर्जी है, एनर्जी का हम लोग क्या काम करेंगे? जब हम सो रहे होते हैं तब भी एनर्जी खर्च हो रही होती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तब भी एनर्जी क्या होती है, खर्च
हो रही होती है। जब आप सोच रहे हैं तब भी एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। यानी कि हर एक काम में एनर्जी का एक्सपेंडिचर है। उस एनर्जी का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रनिंग में एनर्जी का इस्तेमाल एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन स्लीपिंग, जब सो रहे हैं तब भी एनर्जी खर्च हो रही है। इवन वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आप काम सोच सकते हो, हर एक काम के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर 24/7 यानी कि 24 घंटा अगर एनर्जी हमें चाहिए, तो क्या 24 घंटा हमारे पास एनर्जी मतलब कोई स्टोर में थोड़ी रखे हुए हैं कि एकदम हमेशा एनर्जी रखा हुआ है, बस जाके एनर्जी ले लेना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि एनर्जी का कॉन्टिन्यूअसली फॉर्मेशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली क्या होना चाहिए हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मेशन होना चाहिए। यानी कि जो ये रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन हर एक सेल में होता है। मेरे पास जो ये रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, इन एवरी सेल। अरे बॉडी के सेल में, बॉडी के हर एक सेल में जो रिस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या है, जब आप सो रहे हैं तब भी रिस्पिरेशन हो रहा है, जब आप जाग रहे हैं तब भी, आप नहा रहे हैं तब भी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी। यानी कि 24 घंटे सेल में जो है रिस्पिरेशन के प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू है। अगर रिस्पिरेशन नहीं होगा, मान लो कि नो रिस्पिरेशन, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। यानी कि इसके बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अगर रिस्पिरेशन किसी का रुक जाए, तो रिस्पिरेशन अगर रुक जाएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर तो मतलब अब उसका बुलावा आ गया, समझो कि कैसे हो रहा है। देखो हमारे पास जो मेनली है ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। यानी कि देखो जो ग्लूकोज हमारे पास पहले से था, हमने उसमें से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन जब हम ले रहे हैं तो साथ हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, और रिलीज करते टाइम क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। यानी कि देखो जब ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, बॉडी में जाएगा, तो पहली बात कि ये CO2 रिलीज करेगा। ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे किसी भी काम का नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी रिलीज होगा। पानी भी हम लोग कोई काम का नहीं है मेरे पास, क्यों, क्योंकि जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी हम बाहर से बोतल मंगाएंगे और पानी क्या कर लेंगे, पी लेंगे। हमें जो चाहिए था, देखो CO2 कोई एनर्जी नहीं है, वाटर भी कोई एनर्जी नहीं है। जो मेरे पास एनर्जी है वो यहाँ पर रिलीज होगा, जो कि ATP के फॉर्म में होगा। ATP के फॉर्म में होगा। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जो मेरे पास ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, थोड़ा सा पानी रिलीज किया, और एनर्जी भी हमें रिलीज किया। अब देखो जो मेरे काम का नहीं है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारा पानी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। जो भी चीजें हमें हमारे किसी काम का नहीं है, क्या उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो कि हम बिस्किट खाएं, और बिस्किट खाने के बाद जो बचा रैपर, जो क्या बचा, जो रैपर बचा वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जो रैपर मेरे किसी काम का नहीं है, क्या उसी को हम लोग बोलते हैं कि कचरा में फेंक दो क्या, हाँ। जब हम लोग बोतल से पानी पीते हैं, जब बोतल से पानी पिया तो पानी पी गए, पानी क्या कर गए, पानी पी गए। यानी कि जो अंदर का मटेरियल था, जो अंदर में सब्सटेंस था, जब वो खत्म हो गया तो जो बच गया क्या हो गया, वेस्ट है। यानी कि बॉटल मेरे किसी भी काम का नहीं है, बॉटल मेरे किसी काम का नहीं है। बस वैसे ही
अगर एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो ना मेरे काम का कार्बन डाइऑक्साइड है, ना मेरे काम का पानी है, मेरे काम का सिर्फ क्या है, एनर्जी है। कभी सुना है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कोई मर गया? ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कोई नहीं मरता है। कभी आपने ये सुना है क्या कि पानी की कमी से कोई मर गया? अभी तो मतलब नहीं मरता है, क्योंकि कम से कम हर जगह तो पानी है ही। हालांकि न्यूज़ पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ तो बहुत सारा अफवाह फैला दे रहा है ना, कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी, यहाँ पर इस चीज़ की कमी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बाद में पता चलेगा कि ये लोग तो खुद बेचारा पैसा पे बिका हुआ था। क्योंकि जो हमारा भारत है ना, भारत एक समृद्ध देश है। भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कुछ एक आध को चीज़ छोड़ दिया जाए तो उसकी कमी, उसको छोड़ करके बाकी किसी चीज़ कमी नहीं है। हम लोग जो रिसोर्सेज है ना, हम लोग रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी का भर भर के बहाव हो रहा है, और वहीं पे जहाँ पे नहीं है वहाँ मारा मारी हो रहा है। यानी कि रिसोर्सेज का हम खुद ही सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। समझे? तो देखो यहाँ पर ऐसा था, एक होता है रिस्पिरेशन, समझे? एक होता है क्या, रिस्पिरेशन होता है, एक होता है ब्रीदिंग। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही है क्या? नहीं, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही नहीं है। रिस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऊपर ही बता चुके हैं कि जो रिस्पिरेशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ सेल में एनर्जी, सेल के द्वारा ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बनाया जा रहा है। यानी कि क्या ये केमिकल भी प्रोसेस है क्या? हाँ, क्योंकि सब्सटेंस का यूज करके एनर्जी रिलीज करवाना क्या हो गया, ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस भी है। ब्रीदिंग में क्या काम है? ब्रीदिंग हमें लंग्स के थ्रू करनी होती है। हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स में हवा भर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। हालांकि फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद, एक्सेलेशन मतलब बहुत ताकत लगा करके जब आप सांस को रिलीज करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, फिर भी आप अपने लंग्स को पूरी तरीके से खाली नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पर जो हवा है वो वहाँ पर रहता ही है। आप खुद चाह करके भी, ये आपके बस में नहीं है, आप खुद चाह करके भी सारी हवाओं को बाहर आप निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि जो पहला बार हमारा ब्रीदिंग हुआ, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस ऑफ लंग्स। यानी कि इसमें क्या है इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है। रिस्पिरेशन में जो है वो फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तभी तो फूड टूट कर क्या मिला हमें, एनर्जी मिला। रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग में क्या है, सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, सांस अंदर लिया, सांस को बाहर छोड़ा। यानी कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ क्या है, फूड है। ब्रेक डाउन क्या है, फूड है। अगर फूड ब्रेक डाउन हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनर्जी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मजे की बात है कि देखो ब्रीथिंग में क्या है कि यहाँ पर जो है, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, एयर कभी इन हो रहा है और कभी एयर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है, CO2 का रिलीज हो रहा है। यानी कि CO2 क्या हो रहा है, CO2 को बाहर भगाया जा रहा है। जो हमारे बॉडी में किसी, हमारे देखो हमारा बॉडी जो खुद इतना एक्टिव है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है उसको तो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ही देखते हो आप धूल कण वाले इलाके में जाएंगे तो बॉडी कंटिन्यूसली आपका छींकना स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि उसके पास नोज के थ्रू फॉरेन पार्टिकल्स जा रहे हैं। जैसे फॉरेन पार्टिकल एंटर करेंगे तो क्या कर देगा, उसको बाहर भेज देगा। कैसे? वेरियस प्रोसेस है। छींक आने लगेगा, वो खांसी आने लगेगा, तो सारा जो अंदर पार्टिकल गया वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो मेरे पास रिस्पिरेशन था, क्या ये एनर्जी से रिलेटेड है क्या? हाँ बिल्कुल। जो मेरे पास ब्रीदिंग है, क्या ब्रीदिंग ऑक्सीजन से रिलेटेड है क्या? हाँ। यानी कि दोनों ही क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों जरूरी है हमारा रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर मान लो कि बॉडी है, बॉडी को अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हम मतलब कुछ काम नहीं कर पाएंगे ना। मान लो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो अगर आपको खाना चाहिए, मतलब अगर हम कुछ खाना चाहिए तो खाने के लिए पहले काम करना पड़ेगा, और काम करके क्या करेंगे, खाएंगे। आदमी काम किस लिए करता है? खाने के लिए। और खाता किस लिए है? काम करने के लिए। मतलब देख रहे हो कितना, मतलब ये एक साइकिल बना हुआ है कि जो देखो, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए क्या? फूड चाहिए। फूड किस लिए चाहिए? वर्क के लिए। वर्क आदमी किस, और वर्क कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। काम आदमी करता है खाने के लिए, आदमी खाता है किस लिए? काम करने के लिए। और काम किस लिए करता है? खाने के लिए। यानी कि घूम घुमा के एक साइकिल चल रहा है कि अगर आपको काम करना है तो खा लीजिए, और खा क्यों रहे हैं? तो काम करने के लिए खा रहे हैं। ठीक। देखो, रिस्पिरेशन का 4 मेन काम है। जो मेन काम है वो ज़्यादातर 4 है। पहला है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो अभी हम बता चुके हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ही उसका हम वेरियस फंक्शंस में वेरियस टाइप्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, एनर्जी का और क्या यूज है? एनर्जी का यूज है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का। ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। देखो, जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली बाहर से डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। क्यों? कि ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता रहे। हमारे बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिलता रहे। क्यों एनर्जी हमें? देखो, पहली बात ये समझिए कि जो हमारा ग्रोथ है और जो हमारा रिपेयरिंग है, क्या ये दोनों ही एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये दोनों भर भर के एनर्जी पे हैं, डिपेंडेंट हैं। एनर्जी नहीं रहेगी तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं है तो रिपेयरिंग कहाँ से होगा? ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिपेयरिंग? क्या समझते हैं? ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रिपेयरिंग। ग्रोथ बाद में होते रहेगा आराम से, लेकिन अभी जो रिपेयरिंग सेल के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग हो रहा है, वो रिपेयरिंग काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर ग्रोथ करना है तो इसको होना चाहिए क्या? सेल चाहिए। अगर हाइट मान लीजिए बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या चाहिए? सेल चाहिए। अगर मान लेते हैं कहीं पे कुछ कट वगैरह लग गया है तो वहाँ पे रिपेयरिंग होना पड़ेगा। जैसे देखो, हमारा पेट है, हमारे पास क्या है? स्टोमक है। कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास पेट ही नहीं है। हमारे पास पेट है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, यानी कि और भी बहुत सारे एंजाइम्स जो हमारे पेट में क्या है, प्रेजेंट है। वेरी हार्मफुल एंजाइम्स, मतलब हमारे लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन बाकी जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उनके लिए क्या है, हार्मफुल है। होता क्या है कि जो हमारे पेट में HCl प्रेजेंट होता है, ये HCl कभी कभी क्या होता है कि जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है उस पर इसके छींटे पड़ जाते हैं। जब स्टोमक की लाइनिंग पर HCl के छींटे पड़ जाते हैं तो सेल्स थोड़े क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हालांकि पूरे डैमेज नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा डैमेज हो जाएगा। जब थोड़ा सा डैमेज हो गया तो उन सेल्स को, यानी कि जो सेल्स मतलब डैमेज हो गए हैं, तो डैमेज्ड सेल्स को, डैमेज्ड सेल्स आर repaired
डैमेज सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, रिपेयरिंग कर दी जाएगी। रिपेयरिंग के लिए हमें चाहिए एनर्जी। अच्छा देखते हो पेट में हमारा HCl है और HCl अलग अलग सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। जैसे इतना मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, देखो हमारे पेट में इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स प्रेजेंट हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स तक को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टोमक है वो तो मतलब लोहे वगैरह का बना नहीं है, तो ये लोहे वगैरह का नहीं बना है, लेकिन फिर भी जो पेट में केमिकल्स हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, एक म्यूकस की लेयर होती है। ये म्यूकस की जो लेयर है ये HCl के अटैक से बचाता है, प्रिवेंट अस फ्रॉम द अटैक ऑफ HCl। यानी कि जो HCl है उसके अटैक से हमें क्या करता है, ये बचाता है, बचाए। और देखिए इसीलिए पेट के जो सेल्स है ना मतलब हमेशा एक्सकोरिएट होते रहते हैं। तो जो पुराने वाले सेल्स हैं वो गिर गए, जो मतलब डैमेज सेल है क्या हो गए, गिर गए, और जो नए वाले सेल्स हैं क्या हो गए, फॉर्म होते रहते हैं। ठीक, देखो इवन रिस्पिरेशन होने से हमें मिलती है हीट। हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, गर्मी मिलता है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये स्किन है, इस पर अगर कंटिन्यूस ऐसे रब करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी लगेगा। अगर आप अपने दोनों हाथ को ऐसे ऐसे अगर रगड़ेंगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी लगेगी। ये मार्कर है, मार्कर पर ऐसे अगर हाथ रख लेंगे तो थोड़े टाइम के बाद हमें गर्म महसूस होगा। यानी कि जो रिस्पिरेशन है हमारे पास, रिस्पिरेशन से हीट भी क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। और हीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्योंकि देखो जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है कम हो गया, तो उस टेम्परेचर को हमें क्या करना है, बॉडी के हिसाब से मेंटेन रखना है। क्योंकि देखो जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का कम होगा ना तो बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। बाहर में टेम्परेचर चाहे जो भी हो, हमारा बॉडी जो है अपना जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मेंटेन करके रखता है, चाहे जैसे भी हो। बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही तो आपको जैकेट पहनाता है, आपको स्वेटर पहनाता है, आपसे सब काम करवाता है। आप क्या लगता है कि आप खुद के मन से मतलब जैकेट स्वेटर टोपी पहनते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप स्वेटर, जैकेट, टोपी, जूता, मोजा सब पहनने कर जाएंगे, राजी हो जाएंगे, समझे? तो वैसे हीट जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। बॉडी हीट जब लॉस हो जाती है तो फिर मतलब अच्छा खासा काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। इवन जो रिस्पिरेशन है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्पफुल है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी क्या है हमारे पास, हेल्पफुल है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या है कि देखो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म काटने पीटने वाले रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन एंड ब्रेकडाउन रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली एक साथ क्या होते हैं, होते रहते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि एनर्जी की नीड है। देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हमें एनर्जी क्या देनी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। जब हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी का होगा, लॉस है हमारे पास। जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि जब हम बॉडी कोई फॉर्म हो रही है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मतलब हमें देना पड़ेगा। जब बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो मची बात है कि हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली,
उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत वहाँ पर देने के लिए है। यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसलिए जरूरी था कि यहाँ पर एनर्जी का हमेशा क्या है, यूज होने वाला है। ठीक, अभी देखो यहाँ पर मजे की बात है, अभी देखो आगे क्या है आगे, जो हमारे पास रिस्पिरेशन है, जो हमारे पास क्या है, रिस्पिरेशन है, तो जो हमारे पास रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होगा, रिस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, डॉक्टर हमें देता है कुछ टैबलेट्स, हमें देता है कुछ सिरप, हमें देता है कुछ क्या, पाउडर। यानी कि डॉक्टर हमें कुछ सप्लीमेंट्स देता है, कुछ सप्लीमेंट्री हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि हम जल्दी रिकवर हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि जब हम हॉर्लिक्स खाते हैं, जब हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, बॉर्नवीटा खा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें कॉम्प्लेन वगैरह XYZ कुछ भी जब हम खा रहे हैं, तो क्या हमने हॉर्लिक्स पाउडर कंज्यूम किया, तो क्या मेरे बॉडी में सब जगह हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स दौड़ रहा है क्या, क्या अगर कहीं कट लगेगा तो हॉर्लिक्स निकलेगा क्या, क्या जब कहीं कट लगेगा तो च्यवनप्राश निकलेगा क्या, या फिर मतलब सेरेलैक निकलेगा। कोई भी चीज़ जब हम बॉडी में खाते हैं तो बॉडी में जाकर के पहले उसका डाइजेशन होता है, उसका फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फाइनली जाकर ब्लड में उसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। वैसे ही देखो जो रिस्पिरेशन है हमारा, और क्या है, रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन का जो मेन काम है वो है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिस्पिरेशन का मेन काम क्या था, एनर्जी का प्रोडक्शन। जो ये एनर्जी मिलेगा, एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको क्यों ग्लूकोज पीने को कहता, क्यों आपको सिरप वगैरह पीने को कहता, चूंकि वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर के पास मान लो हम गए हुए हैं, तो डॉक्टर तो इंजेक्शन देना जानता है, वो सीधे क्या करता, सिरप लेता और वेन में क्या कर देता, इंजेक्ट कर देता, मसल्स में क्या करता, इंजेक्ट कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हमारे पास एनर्जी दी जाएगी, इस एनर्जी का डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा, इस एनर्जी का डायरेक्टली यूज आप नहीं कर सकते हैं। जो सेल्स है हमारे पास, जो क्या है, सेल है, सेल इन एनर्जी को एक स्पेशल मॉलिक्यूल में रखते हैं, जिसको बोलते हैं ATP है, बता दें ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर इस ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, इस ATP के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड रहती है, यानी कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी को ATP के फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाएगा। ये जो ATP है ना, ATP को ही एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। हमारे आसपास में क्या है कि भारत की करेंसी अलग है, चाइना की करेंसी अलग है, अमेरिका की करेंसी अलग है, जापान की करेंसी अलग है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में जो करेंसी है अलग अलग है। तो जो ये हमारा ATP है, ATP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि सेल के लिए क्या है, ये एक चेक की तरह है, चेक बैंक में देंगे आपको क्या देगा, कैश देगा। वैसे ही जो हमारे पास ATP रखा है, अगर जितना ज़्यादा भर भर के ATP है, उतना ही आपके पास क्या है, एनर्जी भर भर के मिलेंगे। क्या है ATP, जब देखो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि क्या इसके पास 3 फॉस्फेट है क्या, नाम में अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा। जो ये नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप है। जो अब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप वाले जो हैं, देखो ये हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप वाले हैं। जब ये बनेगा तो ये बनेगा आपको ADP। ADP का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वाले, और साथ में एक और बनेगा, वो बनेगा फॉस्फेट।
और फिर साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी का रिलीज होगा। देखो जो हमारे पास एटीपी था, एटीपी एक 3 फॉस्फेट का ग्रुप था, तभी तो नाम है उसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट इस एडीपी के पास रह गया, एक फॉस्फेट यहाँ पे चला गया और रिलीज क्या हुई, एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुआ, अब इस एनर्जी का यूज आप वॉकिंग में कीजिए, रीडिंग में कीजिए, राइटिंग में कीजिए, स्लीपिंग में कीजिए, स्विमिंग में कीजिए, वॉकिंग में कीजिए, रनिंग में कीजिए, ड्राइविंग में कीजिए, आपको जो काम में हो आप इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। जब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर ट्रैप था एटीपी में, लेकिन वहाँ पर काम धाम नहीं हुआ, तो आगे चल के यहाँ पर एक एडीपी बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वाला। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वाला आगे चल कर क्या बना, यहाँ पर बना एक, फिर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के पास से फिर वहाँ पर बना आपके पास एक एनर्जी, वहाँ पर क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब आप उस एनर्जी का जो काम करना है आप कर सकते हैं। इतने सारे काम तो गिनवा दिए, समझे। अभी देखो आगे यहाँ पर यह कि हाँ, जो रिस्पिरेशन है हमारा, 2 टाइप के रिस्पिरेशन हैं। पहली बात तो समझिएगा कि रिस्पिरेशन क्या है, यहाँ पर रिस्पिरेशन यहाँ पर क्या है, समझिए यहाँ पर। अभी देखो रिस्पिरेशन क्या था, फूड मॉलिक्यूल्स से, यानी कि बेसिकली ग्लूकोज से जो सेल्स हैं एनर्जी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, और वहां से एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जो रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन एनर्जी से रिलेटेड है, ना कि ऑक्सीजन वगैरह से, लाइक ब्रीदिंग, समझे। अभी देखो जो मेरे पास लाइफ तो रह गया जो मेरे पास रिस्पिरेशन है ना, रिस्पिरेशन मेरे पास 2 टाइप के हैं। एक है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रिस्पिरेशन। किस बेसिस, देखो जब भी किसी चीजों को आप क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने एक क्लास है आपके पास, आप उस क्लास का बंटवारा कर रहे हैं, तो किस बेसिस पर करेंगे, जेंडर के बेसिस पर करेंगे, और ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पर करेंगे, हेयर स्टाइल के बेसिस पर करेंगे, हाइट के बेसिस पर करेंगे। यानी कि जरूर आप कुछ ना कुछ आप एक बेसिस बनाएंगे। जब तक आपके पास कोई बेस नहीं होगा तब तक आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि एक फल है, तो आप फल को क्लासिफाई करेंगे कि जो खराब फल है उसको इस टोकरी में रखो, जो बढ़िया फल है उसको मेरे वाले घर पर पहुंचा देना, है ना। इस बेसिस पर करेंगे कि जो लोग 10 फीट के लोग हैं वो लोग बिना कुर्सी के बैठेंगे, और जो लोग 1.5 फीट के लोग हैं वो लोग के लिए 4 तल्ला कुर्सी आएगा, समझे। यानी कि कोई ना कोई आपको बेस बनाना पड़ेगा, तब जा करके आप अच्छे से कैटेगराइज कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। अब देखो मजे की बात है कि जो मेरे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है, क्या रिस्पिरेशन का जो मेन काम था वो क्या एनर्जी का रिलीज था क्या, बिल्कुल। तो दोनों में ही हमारे पास क्या है कि देखो दोनों में ही मेरे पास फूड अवेलेबल है, और दोनों से ही हम लेंगे एनर्जी, दोनों से ही हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलने वाला है। जब मेरे पास एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब O2 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन में O2 प्रेजेंट होता है। जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा तो O2 नेगेटिव, O2 एब्सेंट होगा। बात समझेंगे। हमारे पास फूड मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल का मतलब वह है ग्लूकोज C6H12O6। अब देखो मजे की बात है कि जो फूड मॉलिक्यूल है अगर उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको और एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, समझे आप। जो फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, ऑक्सीजन को वैल्यू नहीं दिया गया, इसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन।
यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट तो एरोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट तो एनारोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पर ये करता है। यहाँ पर मजे की बात ये कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन हो गया। यानी कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन आपको चाहिए तो क्या आपके पास O2 की प्रेजेंस होनी चाहिए क्या? अगर O2 अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएंगे? एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाएंगे। यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में नो O2 इज, क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरा बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन अगर यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट मिला। अगर इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला तो जो मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंप्लीट क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाएगा। बेचारे गरीब को ऑक्सीजन मिला ही नहीं तो नो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। मजे की बात यह कि जिनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, जिनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, वो भरपूर एनर्जी रिलीज ही नहीं करेंगे। अगर जनरेटर में कहीं कोई फॉल्ट आ गया है तो वो हो सकता है कि केरोसिन तेल, जनरेटर अभी भी हम लोग तरफ कैसा होता है, केरोसिन तेल से या फिर बहुत ज़्यादा डीजल वगैरह से, जो केरोसिन ऑयल है अगर कहीं वो लीकेज कर गया तो बढ़िया से मतलब लाइन भी नहीं चलेगा, बुखाई रहेगा और मतलब मज़ा नहीं आएगा। यानी कि जो मेरे पास ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद ये करेंगे एनर्जी रिलीज, दोनों ही एनर्जी रिलीज करेंगे, दोनों ही एनर्जी क्या करेंगे, ये भी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्या, एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन? कितना ज्यादा करेगा? ये लगभग 36 से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज करता है। बेचारे बहुत गरीब हैं, मात्र 2 एटीपी रिलीज करेंगे। कितने रिलीज करेंगे? 2 एटीपी रिलीज करेंगे। इतना सारा भर भर के एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जा रहे हैं। अब देखो हम ये बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस से, रिस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और ये कहाँ पे हो रहा है, क्या ये बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है क्या? तो हाँ जी, देखो क्या ये बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है क्या? तो हाँ जी, बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है। अब देखो मजे की बात यहाँ पर ये है कि जो सेल में हो रहा है, और देखो बचपन से आप एक लाइन सुनते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो सुना ही होगा, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आप बचपन मतलब पैदा होने के साथ ही आपको किसी ने बताया था क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल? हाँ सर, बताया तो था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ये वाला एनारोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं भाई, यहाँ पर तो 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर है 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल से रिलीज है। यानी कि अगर इतना ज़्यादा एनर्जी अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलेगा तभी जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ज़्यादा सही बैठेगा। बेचारे के पास 2 ही एटीपी हैं, कहीं भी हो जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म वगैरह में कहीं भी हो जाएगा। यानी कि जो मेरे पास जो मेरे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, जो मेरे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है।
और माइटोकॉन्ड्रिया को उपाधि दे दिया गया किस चीज का, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। मजे की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हो रहे हैं और ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बेचारे का रिएक्शन मतलब ये होते हैं। अब देखो अगर मान लो कि भरपूर यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, बन रही है, तो उन जानवरों में या फिर उन ऑर्गेनिजम्स में ये एरोबिक रिस्पिरेशन होगा जिसमें एनर्जी की ज़्यादा खर्च है, एनर्जी ज़्यादा खर्च है, या फिर जिनके पास ऑक्सीजन है। जिनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं वो बेचारे खाक यूज करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जो एरोबिक रिस्पिरेशन उसके लिए चाहिए ही O2। अगर O2 ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? इसमें जैसे कि मान लो कि ह्यूमन बींग्स हैं, O2 भर भर के है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इसका ये माइक्रो का साइन है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके प्यारे प्यारे प्लांट्स इसमें आ सकते हैं, आपके प्यारे न्यारे दुलारे एनिमल्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक, एनिमल्स की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। बात करो यहाँ पर कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन वाले हैं ये बेचारे यहाँ पर 2 तरीके में क्या है, बटे हुए। 2 तरीके का इसमें चीज इसमें बन रहा है। एनारोबिक रिस्पिरेशन अगर होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन अगर होगा यानी कि अगर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है La का फॉर्मेशन हो सकता है, दूसरा यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है। La क्या है? La वही आपका प्यारा प्यारा है लैक्टिक एसिड, यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में, यानी कि पहले से देखो यहाँ पर O2 तो है ये नहीं है। जब O2 नहीं है तो या तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाले में? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाले में क्या है कि मेरे पास है ग्लूकोज, मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पर ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा लैक्टिक एसिड और प्लस में एनर्जी, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रिलीज ही करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पर क्या है, जो ग्लूकोज है वो रिलीज करेगा, देखो यहाँ पर वो रिलीज करेगा आपका अल्कोहल, साथ में आपको रिलीज करेगा CO2 और साथ में आपको रिलीज करेगा एनर्जी। एनर्जी इसलिए रिलीज कर रहा है क्यों? क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में रिलीज भी एनर्जी क्या हो रही है, हो रही। भले ही वो बेचारे की कोई औकात नहीं है 2 ATP रिलीज कर रहा हो, लेकिन वो रिलीज क्या कर रहा है, एनर्जी को कर रहा है। अब देखो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन से एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा जो एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, लैक्टिक एसिड क्या करता है, बात को जरा समझेंगे। देखो होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल तो दे चुके ह्यूमन बींग्स हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। जैसे मान लो कि अगर आप जिम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, एकदम मतलब हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के मसल्स हैं, उनको जो ऑक्सीजन है, उनको जो क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम वगैरह करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपके जो मस्कुलर सेल्स हैं, जो मसल वाले सेल हैं, उनके पास ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, एनारोबिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाला जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है ना, ये क्या हो जाएगा, accumulated in our body, यानी कि हमारे आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मेन पर्पस था वो था ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना। CO2 मेरे पास भर भर के एनर्जी भी थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन जो मेरा मेन काम था वो था अल्कोहल का
फॉर्मेशन करना। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि जब आपके पास लैक्टिक एसिड मसल्स में जगह जमा करके बैठ चुके हैं, तो जैसे ही जगह जमा करके लैक्टिक एसिड बन गया, अब आपके मसल्स जवाब दे देंगे, आपको होने लगेंगे क्रैम्प्स, दर्द होने लगेगा, आपको होने लगेगा पेन। इसीलिए कभी कभी कहा था कि जिम ज्वाइन करते हैं बच्चे नए नए में, वो आज जिम किया 2 दिन तक उठ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स के सेल्स में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो गया है, वो उनको दर्द कर रहा है। उनको क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है। तो इसीलिए जो भी इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अब देखो, जो यहाँ पर ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ब्रेड मेकिंग में हेल्प होता है। ब्रेड मतलब जो खाते हैं ब्रेड मेकिंग में हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी क्या है? हेल्पफुल है। देखो, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी कम से कम अल्कोहल बना रहा है यहाँ पर, है यहाँ पर। अब देखो क्या है डिफरेंस में, बात समझेंगे जरा कि जो मेरे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है और मेरे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि O2 की रिक्वायरमेंट है। O2 क्या है? रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोज का कंप्लीट यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होगा। जब कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही गरीब की तरह रिलीज करेंगे। यहाँ पर भर भर के O2 का सप्लाई हुआ था, बेचारे 36-38 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि 36 से 38 ATP क्या हो जाएगा? रिलीज कर देगा। अगर आपको उतना मतलब ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है तो क्या ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्या ये हाई एनर्जी का क्या कर रहा है? यहाँ पर ये प्रोडक्शन कर रहा है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बेचारे गरीब है, गरीब लोग को कहीं जगह नहीं मिलता है दुनिया में, वो कहीं भी रह लेते हैं, बेचारे एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म तक में क्या हो जाएंगे? जाके अपना गुजर बसर कर लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अलग से उनको एक कमरा दिया गया जिसको नाम बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का आगे जाकर उसको और नाम दिया गया जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्फ। यानी कि और यहाँ पर देखो, एनारोबिक में आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि जिम वगैरह में बच्चे जाते हैं और वहाँ से मसल्स का पेन लेकर खुद घर पे आते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, इससे क्या बनता है? हमें अल्कोहल वगैरह मिलता है। यहाँ पर कुछ ईस्ट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ताकि, और ब्रेड मेकिंग में भी क्या करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं। किसका? इसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो जो ब्रेड वगैरह आप खाते हैं एकदम फूला फूला रहता है, लेकिन जैसे ही काटोगे तो क्या हो जाएगा? वो पिचक जाएगा। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है? वो रिजल्ट है। तो जब देखो, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वही था कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेल्स बेचारा कुछ काम करता है और ATP का प्रोडक्शन करवाता है। हमारे सेल के अंदर होता है अलग अलग बायोकेमिकल्स रिएक्शंस, हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। आप जो फूड मॉलिक्यूल्स खाते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था, कोई जर्म्स नहीं था, लेकिन जैसे ही पेट में जाता है तो HCl में जब गिरेंगे तो सब का सब क्या हो जाएगा? एकदम मर जाएंगे। यानी कि चीज़ों का सही से सेवन करना भी आपके हेल्थ को और क्या बनाता है? आपका लाइफ स्टाइल क्या बनाता है? और स्मूथ बनाता है। अब देखो, क्या जो सेलुलर रेस्पिरेशन था बॉडी का हर सेल में होता है क्या? हाँ जी, बॉडी का हर एक सेल में है, और मेन काम सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन था। मेन काम क्या था? ATP का प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका मेन काम, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन काम था एनर्जी को मतलब रखना। कि 34, 36, 38 यहाँ पर एनर्जी जो है वहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। समझ? अब देखो मजे का देखिए, जो प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स में भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए? क्या प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए क्या? जस्ट लाइक एनिमल्स। हाँ जी, प्लांट्स को एनर्जी चाहिए। ठीक, एनिमल्स के तरीके से प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स के पास तो बहुत ही एक जबरदस्त तरीका है, उनको अगर एनर्जी चाहिए तो क्या है प्लांट्स के पास? उनके पास है फोटोसिंथेसिस। उनके पास क्या है? फोटोसिंथेसिस है। जैसे कि देखो, जो प्लांट है हमारा
प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहा है तो बेचारा कहाँ से काम करेगा वो, है ना। यानी कि प्लांट जो है प्रॉपरली काम कर सके, प्लांट जो है प्रॉपरली काम कर सके, जिसके लिए चाहिए उसको एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। और वो ग्लूकोज का यूज करके जो प्लांट्स जो है आगे अपना काम धाम चलाते हैं। जो हमारे पास बेचारे गरीब एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? फूड खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया और एनर्जी को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। यानी कि प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए, वहीं पे गधे इन एनिमल्स के लिए फूड डाइजेशन इन्वॉल्व है। इनके लिए क्या चाहिए? फूड डाइजेशन इनमें क्या है? इन्वॉल्व है, समझे। अब देखो जो फेट ऑफ ग्लूकोज है, कि ग्लूकोज का मतलब खाली मतलब ऐसी है क्या? जो ग्लूकोज का फेट हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही था। हम लोग फेट ऑफ ग्लूकोज हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक। चलो।